नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत धमाकेदार साबित होंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी तरीके से बेहतरीन क्वेश्चन मिलते रहें। दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? दोस्तों रामलीला, रासलीला, अहिर नृत्य है, ये तीनों यूपी के नृत्य हैं। लेकिन गिद्दा जो है ना आपका, ये आपका पंजाब का है, ना कि यूपी का। ठीक है, तो इसका आपसे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपके सामने, उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी, नेशनल अकादमी ऑफ आर्ट क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका आपका हो जाएगा लखनऊ में। और आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी 1983 में, जिसका जो हेड ऑफिस है, क्षेत्रीय केंद्र है, वो आपका लखनऊ में है। नेक्स्ट है आपके सामने, छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है, जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, इन तीनों राज्यों का। दोस्तों आपको बता दूं, छठ पूजा में जो है भगवान सूर्य की पूजा की जाती है, और सूर्य को हम रवि भी कहते हैं, तो आपका हो जाएगा रवि। ठीक है, और दोस्तों इसमें एक चीज और है कि छठ पूजा में जो स्त्रियां होती हैं वो 36 घंटे निर्जला व्रत रखती हैं अपने संतानों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने, इलाहाबाद में इनमें से कौन सा मेला नहीं लगता है? देखिए कुंभ का मेला लगता है इलाहाबाद में, जो लगता है 12 साल में एक बार। ठीक है, माघ मेला भी लगता है इलाहाबाद में, जो लगता है हर साल, है ना, ये आपका लगता है प्रत्येक वर्ष। उसके बाद आपका आता है अर्ध मेला, दोस्तों ये लगता है आपका 6 साल में एक बार। ठीक है, लेकिन जो बैसाख मेला है वो इलाहाबाद में नहीं लगता, वो लगता है आपका पंजाब में। दोस्तों बैसाख मेला हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि बैसाखी के दिन 1699 में सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, और सभी सिख लोगों को पूरे तरीके से सिख धर्म का पालन करने के लिए कहा था। इसलिए हम मनाते हैं, बैसाखी मनती है पंजाब में। ठीक है, और इसके मनाने के पीछे ये वजह है। दोस्तों नेक्स्ट आपके सामने है ASSOCHAM इसका पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों इसका आपको पूर्ण रूप याद कर लेना है, इसका आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने, उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? दोस्तों उत्तर प्रदेश अस्तित्व में आया था 1 अप्रैल 1937 को। ठीक है, और आपको बता दूं 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम पड़ा था। देखिए यूपी का पहले नाम था संयुक्त प्रांत। ठीक है ना, इसका पहले नाम था संयुक्त प्रांत, और संयुक्त प्रांत से बदलकर नाम कर दिया गया था यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। कब? 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी को ही हम मनाते हैं उत्तर प्रदेश दिवस। ठीक है दोस्तों, जब यूपी की बात चल रही है तो यूपी के बारे में कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश का जो आपका राजकीय वृक्ष है वो आपका हो जाएगा अशोक का पेड़। ठीक है ना, अशोक का पेड़ है यूपी का राजकीय वृक्ष। और राजकीय फूल, दोस्तों फूल की अगर बात करें तो राजकीय फूल है पलाश का फूल। ठीक है ना, पलाश का फूल जो आपका 2011 से है। ठीक है, और आपका राजकीय, हम पशु की बात करें तो राजकीय पशु आपका हो जाएगा बारहसिंघा। ठीक है दोस्तों, बारहसिंघा आपका राजकीय पशु है। राजकीय आपका पक्षी हो गया, राजकीय पक्षी की बात करें तो पक्षी आपका हो जाएगा सारस। ठीक है, सारस या क्रोंच, इसे हम क्रोंच भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यूपी की बात चल रही है तो यूपी के बारे में कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। यूपी की साक्षरता कितनी है? आपका हो जाएगा 67%। ठीक है, ये आपकी यूपी की साक्षरता है। और अगर बात करें पुरुष साक्षरता कितनी है तो आपका 77%। अगर बात करें महिला साक्षरता कितनी है तो आपका हो जाएगा 57%। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कुल साक्षरता आपकी ये है, पुरुष की ये, स्त्री की ये है। दोस्तों अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक पढ़ा लिखा जिला कौन सा है ना, अगर हम जिले की बात करें कि सबसे अधिक साक्षर जिले कौन से हैं तो आपका पहला हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, जीबी नगर। ठीक है ना, गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर हो जाएगा आपका।
ठीक है, ये आपके प्रमुख 2 यूपी के सबसे अधिक पढ़े लिखे जिले हैं। दोस्तों अगर हम बात करें यूपी का लिंग अनुपात कितना है, यूपी का लिंग अनुपात दोस्तों है आपका 912। ठीक है, लिंग अनुपात आपका है 912 है, और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो आपका हो जाएगा 829। ठीक है दोस्तों, और बात करें शिशु लिंग अनुपात कितना है तो आपका हो जाएगा 902। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आता है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है। तो दोस्तों इसका आपका हो जाएगा ये वाला 19 करोड़ आपका ये। ठीक है, 19 करोड़ 95 लाख, तो लगभग आप मान सकते हैं 20 करोड़। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपके सामने, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है। देखिए यूपी का एक जिला नहीं है देहरादून, ठीक है आप जानते हैं, और देहरादून जो आपका है उत्तराखंड का एक जिला है। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। नेक्स्ट है आपके सामने, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए मोहनजोदड़ो का मतलब दोस्तों होता है मृतकों का टीला। ठीक है ना, मृतकों का टीला, और इसको हम कहते हैं इंग्लिश में माउंट ऑफ द डेड। तो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। दोस्तों अगर बात करते हैं मोहनजोदड़ो की, तो देखिए नृत्य करती हुई कांसे की प्रतिमा कहाँ से मिली थी। नृत्य करती हुई कांसे की जो प्रतिमा मिली थी वो मिली थी मोहनजोदड़ो से। ठीक है, बात कर लेते हैं आगे अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, ये बात बिल्कुल सही है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही कपास का उत्पादन करना शुरू किया था, तो ये एकदम सही बात है, बाकी सब इसमें गलत हैं। नेक्स्ट आपके सामने आता है क्वेश्चन नंबर, दिल्ली में कुतुब मीनार का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। ठीक है, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है, इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है। दोस्तों आपको बता दूं, दिल्ली में जो कुतुब मीनार है इसकी नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, जिसकी पहली मंजिल बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, है ना। उसके बाद इल्तुतमिश ने इसकी दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल बनवाई थी। ठीक है, और उसके बाद इसकी 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, इन तीनों ने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं है। तो आपका आंसर हो गया अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है आपके सामने, आपको इसका मिलान करना है कि कौन सी घटना सही मेल नहीं खाती। देखिए दिल्ली भारत की नई राजधानी बन गई। दोस्तों आपको बता दूं, दिल्ली जो भारत की राजधानी थी इसकी घोषणा 1911 में हुई थी, लेकिन ये बनी थी 1912 में। तो हालांकि ये चीज़ सही मेल नहीं खाती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ये भी है। ठीक है, और बात कर लेते हैं, महात्मा गांधी ने चंपारण अभियान शुरू किया था 1917 में, ये सही बात है बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट है, बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना की। कब? 1914 में। दोस्तों ये बात गलत है, इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। ठीक है, तो ये भी गलत है आपका, ये सही मेल नहीं खाता। और नेक्स्ट है आपके सामने, सुभाष चंद्र बोस ने INC में अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दिया था 1939 में, ये बात भी सही है। दोस्तों इसमें जो है ये इसमें आपके 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो सही तरह से मेल नहीं खाते। इसका आंसर ये भी है, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर जो है 1912 होना चाहिए, क्योंकि 12 में बनी थी, 11 में घोषणा हुई थी। और आपका इसका आंसर ये भी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, इन दोनों व्यक्तियों ने होम रूल लीग की स्थापना करी थी 1916 में। तिलक ने पूना में करी थी और आपका जो उन्होंने करी थी आपकी कहाँ, मद्रास चेन्नई में। ठीक है, तो इसका आपका जो है 1916 होना चाहिए। ठीक है, तो आपका ए बी इसका सही है, ए बी इसका मिल आंसर है और आपका सी बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है आपके सामने, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। देखिए प्लासी का युद्ध इसका आंसर हो जाएगा। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में।
ठीक है, और इस युद्ध में ही अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। ठीक है, और बाकी आपको बता देता हूं कि 1760 में हुआ था वांडीवास का युद्ध। इस युद्ध में अंग्रेजों ने, ठीक है ना, अंग्रेजों ने किसको हराया था? फ्रांसीसियों को हराया था। ठीक है ना, वांडीवास के युद्ध में। बात करें पानीपत के तीसरे युद्ध की, ये 1761 में हुआ था और इसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। और बक्सर की दोस्तों बात कर लेते हैं, तो इसमें अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया। ठीक है दोस्तों, एक सवाल यहाँ से बहुत अच्छा हमेशा आता है कि प्लासी के युद्ध में और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो प्लासी के युद्ध में किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, ये आपको याद रखना है, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है ना, और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का हेड था रॉबर्ट मुनरो, सॉरी हेक्टर मुनरो। ठीक है, इसको बोलते हैं हेक्टर मुनरो। रॉबर्ट क्लाइव और हेक्टर मुनरो, इन दोनों ने किया था आपका अंग्रेज सेना का नेतृत्व। ठीक है, प्लासी में रॉबर्ट क्लाइव ने और बक्सर में हेक्टर मुनरो ने। और इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी युद्ध में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 114 है, जैन धर्म के 3 रत्न में क्या क्या आते हैं? देखिए, जैन धर्म के 3 रत्न होते हैं, सम्यक ज्ञान, ठीक है, सम्यक ज्ञान, दूसरा होता है सम्यक दर्शन, और तीसरा होता है सम्यक आचरण। ये होते हैं जैन धर्म के 3 रत्न। ठीक है दोस्तों, हम दर्शन को विश्वास भी कहते हैं। ठीक है, तो आपका इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सम्यक ज्ञान यानी कि सही ज्ञान, सम्यक दर्शन यानी कि सही विश्वास, और सम्यक आचरण यानी कि सही आचरण। तो डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है आपके सामने, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है और निकोबार में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है आपको बताना है। दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो पड़ता है वो पड़ता है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है ना, ये पड़ता है बंगाल की खाड़ी में। और आपको बता दूं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल मिलाकर छोटे मोटे 265 द्वीप हैं, है ना। और निकोबार की दोस्तों बात करें तो निकोबार में जो कुल द्वीप हैं वो आपके हैं 19, यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन और आता है बहुत इंपॉर्टेंट कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका हो जाएगा सैडल पीक। ठीक है, इसका हो जाएगा सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई है 737 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो इसका आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपके सामने, सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? देखिए, सौर मंडल की जो उत्पत्ति हुई थी वो हुई थी ज्वारीय हाइपोथेसिस सिद्धांत के आधार पर, और ये सिद्धांत दिया था जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरी ने। ठीक है, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर। दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं, सौर मंडल की खोज किसने करी थी? जो सौर मंडल खोज करी दोस्तों वो करी थी कोपरनिकस ने। ठीक है, सौर मंडल की खोज करी थी कोपरनिकस ने। और सौर मंडल क्या होता है कि सूर्य के चारों तरफ जितने भी हमारे उल्कापिंड होते हैं, ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, इन सभी को हम सौर मंडल कहते हैं। और इसके आविष्कारक कौन थे? कोपरनिकस। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने, इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश से मेल खाता है? आपको बताना है कि किस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। देखिए, पहला ऑप्शन है एशिया महाद्वीप। देखिए, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार इंडिया नहीं है बल्कि रूस है, तो ये सही ढंग से मेल नहीं खा रहा। दूसरा आपका आता है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कांगो नहीं है, अल्जीरिया है, अल्जीरिया। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है, इसका सबसे बड़ा देश है कनाडा। ठीक है, तो ये तीनों ही गलत हैं और सही आपका है दक्षिण अमेरिका ब्राज़ील। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, तो ये आपका रूस हो जाएगा, इसका अल्जीरिया है और इसका कनाडा है, ये आपका सही है। नेक्स्ट है आपके सामने, असंगत मिलान खोजें, मतलब कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता, ये आपको बताना है। देखिए, पहला आपके सामने है, दुनिया में सबसे बड़ा प्राणी कौन सा है? ये ब्लू
व्हेल, सही बात है दोस्तों ये। दूसरा, दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? यह सुंदरबन डेल्टा, सही बात है। दुनिया में सबसे गहरी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। दोस्तों ये बात गलत है। सबसे गहरी झील जो दोस्तों है वो है बैकॉल झील, ठीक है ना, और ये आपकी होती है रूस में। तो बैकॉल झील रूस में है, तो यही दुनिया की सबसे गहरी झील है, ना कि लेक सुपीरियर, ठीक है। और सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो आपका सहारा रेगिस्तान है, ये सही बात है। देखिए सुपीरियर झील की दोस्तों बात करें तो सुपीरियर झील जो है दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, ना कि गहरी झील, और ये पड़ती है अमेरिका कनाडा में, ठीक है। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो असंगत है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने, इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट में से एक नहीं है? देखिए आपको बताना है इनमें से कौन सा कम हिमालय का हिस्सा नहीं है। देखिए नैनीताल आपका है उत्तराखंड में, ये आपका कम हिमालय का हिस्सा है ना। रानीखेत पड़ता है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में, ये पड़ता है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में, ये भी आपका कम हिमालय या हिमाचल श्रेणी का हिस्सा है। छैल पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के अंदर पड़ता है सैल, ठीक है, ये भी आपका कम हिमालय का हिस्सा है। लेकिन दोस्तों जो बाणासुर है ये आपका इसका हो जाएगा सही आंसर, ये पड़ता है केरल के वायनाड जिले में, केरल का वायनाड जिला, वायनाड, ठीक है। ये जो है आपका बाणासुर जो स्थान है ये कम हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाणासुर। नेक्स्ट आपके सामने, इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत में शुरू होती है जहां इसे तसांगपो कहा जाता है, और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक उपनगरीय सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता नदी का नाम क्या है आपको ये बताना है। देखिए इस नदी का नाम है आपका ब्रह्मपुत्र नदी, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात हो रही है, और ये नदी की जो लंबाई है ये आपकी है 2900 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो आपने देख लिया कि सुबनसिरी, तीस्ता, मानस, कामेंग, धनसिरी ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। दोस्तों आपको बता दूं ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो आपकी 4 देश से गुजरती है, और उन 4 देश के नाम आपको बता रहा हूं मैं। देखिए चीन से निकलती है ये, चीन के बाद ये भूटान के अंदर जाती है, और भूटान के बाद ये भारत में एंट्री करती है, और भारत के बाद ये निकलती है बांग्लादेश में, ठीक है। और बांग्लादेश में ये पद्मा के साथ मिलकर यानी कि गंगा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। दोस्तों यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी बनता है कि आपका ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या है अलग अलग देश में। जैसे तिब्बत में से क्या कहते हैं, इसको तिब्बत में कहते हैं तसांगपो, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में से क्या कहते हैं, दिहांग, ठीक है दोस्तों, दिहांग। उसके बाद असम में क्या कहते हैं, इसे असम में कहते हैं ब्रह्मपुत्री कहते हैं इसको असम में, ठीक है दोस्तों, इसको असम में ब्रह्मपुत्र ही कहते हैं। और इसको बांग्लादेश में क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में कहते हैं जमुना, ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपके सामने भारतीय मानक मेरिडियन 5, भारतीय मानक समय रेखा बोलते हैं इसको, ये 5 राज्यों के माध्यम से गुजरती है। इनमें से कौन सा राज्य 5 में नहीं है? दोस्तों आपको बता दूं जो भारत की मानक समय रेखा है वो गुजरती है 5 राज्यों से, ठीक है। कौन कौन से हैं उनके नाम आपको नाम याद करने हैं। देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। ये गुजरती है भारत के 5 राज्यों से होकर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो किससे गुजरती नहीं है, ये बिहार इसका हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत कितनी है? देखिए लोकसभा के अंदर सीटों की अधिकतम संख्या हो सकती है 552, जिनमें से 550 तो होते हैं निर्वाचित और 2 होते हैं मनोनीत, ठीक है दोस्तों। और 552 जो है इसमें से 550 जो है, तो 550 में से 530 तो आते हैं राज्य से, और प्लस 20 आते हैं केंद्र शासित प्रदेश से, यानी कि यूटी से,
यूनियन टेरिटरी से। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि अधिकतम हो सकते हैं 552, जिनमें से 550 निर्वाचित, 2 मनोनीत, और आपका ये आते हैं राज्य से और 20 आते हैं यूटी से। दोस्तों अगर बात करते हैं राज्यसभा की तो 250 होती हैं अधिकतम सीटें, जिनमें से 238 होती हैं निर्वाचित और 12 होते हैं मनोनीत। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया था? देखिए, जो पंचायती राज था उसको संवैधानिक निकाय बनाया गया था संविधान के 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में। ठीक है, लेकिन इसको जो प्रभावी हुआ था ये, ठीक है ना, ये संशोधन प्रभावी हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है ना, मतलब इसकी जो आपका पंचायती राज है इसको संवैधानिक निकाय बनाने की घोषणा हुई थी संशोधन 73वां 1992 में, लेकिन ये बना था 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए हम 24 अप्रैल को मनाते हैं पंचायती राज दिवस। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर। दोस्तों इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। देखिए 86वां संशोधन क्या है, ये बिलोंग करता है शिक्षा के अधिकार से। ये आपको याद करना है, ये शिक्षा का अधिकार है और इसके तहत जोड़ा गया था अनुच्छेद 21 के। ठीक है, बात करते हैं संशोधन 74वां की। दोस्तों ये बिलोंग करता है किससे? नगर पालिका से। ठीक है ना, ये बिलोंग करता है नगर पालिका, क्योंकि संशोधन 64वां और 73वां ये बिलोंग करता है आपका पंचायती राज से। ठीक है दोस्तों, 64वां 73वां बिलोंग करता है पंचायती राज से और संशोधन 74वां बिलोंग करता है आपका नगर पालिका से। दोस्तों बात करते हैं संशोधन 61वां। देखिए संशोधन 61 के तहत 1989 में मतदाता की आयु यानी कि वोट डालने की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। ठीक है, तो आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपके सामने, इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में से एक स्तर नहीं है? देखिए पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली होती है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, लेकिन नगर परिषद जो है वो पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपके सामने, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? देखिए यह एक लिखित संविधान है, सही बात है, ये विशेषता है। यह अनुमेय है, इसका मतलब इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन यह अनमेय भी है, यानी कि कुछ भाग के रूप में, यानी इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं कर सकते। सही बात है दोस्तों। नेक्स्ट है, यह एकल है, सही बात है दोस्तों। यह इसे राज्य के राज्यपाल से संशोधित किया जाता है, दोस्तों ये बात गलत है ना। ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, क्योंकि संविधान के संशोधन को राज्यपाल या सांसदों या विधायकों के परामर्श से संशोधित नहीं किया जाता। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है, क्योंकि जो आपका संविधान संशोधन विधेयक होता है ये संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है। ठीक है, तो ये बात जो है आपका डी पॉइंट इसमें सही नहीं है। दोस्तों ये हो गई आज की वीडियो। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने काम की ऐसी और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से बेहतरीन क्वेश्चन मिलते रहें और आप यूपी SSSC के किसी भी एग्जाम में झंडे गाड़ सको। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।